बूढ़ा पिता बोझ नहीं होता। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष फिर एक इमोशनल तथा हृदय को चीर देने वाली कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप कहानी को अंत तक अवश्य सुनेंगे। पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी भी अवश्य पसंद आएगी। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से कर दीजिए ना सब्सक्राइब। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करती हूँ आज की ये कहानी। गांव की सुबह की ठंडी हवा में एक अलग ही महक थी। नीले आसमान में उड़ते पक्षियों की चहचहाहट और दूर तक फैले खेतों की हरियाली मन को मोह लेती थी। लेकिन इस सुबह का माहौल राजनाथ जी के लिए कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। 75 साल के राजनाथ जी अपने आंगन में अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनकी आंखों में अतीत की यादों की गहराई थी। उनके चेहरे पर समय के साथ बनी गहरी रेखाएं उनके जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों की गवाही दे रही थी। राजनाथ जी का घर कभी हंसते खेलते परिवार का गवाह था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए मेहनत की। विनोद और विनय, उनके दो बेटे, उनके जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद थे। जब तक उनकी पत्नी सरला जी जीवित थी, तब तक राजनाथ जी का जीवन भरपूर था। सरला जी ने अपने पति के साथ मिलकर अपने बच्चों को बड़ा किया। वह दोनों मिलकर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहे। लेकिन अब जब सरला जी इस दुनिया में नहीं थीं, तो घर की खुशियां भी खत्म हो गई थीं। सरला जी की मृत्यु के बाद राजनाथ जी का जीवन एक निराशाजनक सफर बन गया था। वह रोज उठते, सुबह की धूप का आनंद लेते और फिर अकेले आंगन में बैठकर अपने बचपन की यादों में खो जाते। विनोद, जो अब एक सफल बिजनेसमैन था, और विनय, जो विदेश में नौकरी कर रहा था, दोनों ही अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने कभी अपने पिता का हाल चाल तक लेने की जरूरत नहीं समझी। बेटों का प्यार और देखभाल, जो कभी उनके जीवन का हिस्सा थी, अब धीरे धीरे सिर्फ याद बनकर रह गई थी। राजनाथ जी के दिल में अपने बच्चों के लिए बहुत प्यार था, लेकिन यह प्यार अब अकेलेपन के एहसास के साथ बट गया था। गांव वाले अक्सर राजनाथ जी से कहते, बाबूजी, आप शहर क्यों नहीं चले जाते अपने बच्चों के पास? वहां आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। लेकिन राजनाथ जी का मन कहता था कि यह मिट्टी उनकी है। यहीं उन्होंने अपने सपनों को देखा, अपने बच्चों को पाला और अपने जीवन की हर खुशी का अनुभव किया है। उन्होंने कहा, यहाँ की मिट्टी ही मेरी पहचान है, मैं यहीं जीना चाहता हूँ। लेकिन वास्तव में वह यहीं अकेले जीने के लिए मजबूर थे। राजनाथ जी को अक्सर अपने बच्चों के बचपन याद आते थे। जब वह छोटे थे, तब गांव में हर कोई एक दूसरे के साथ हंसता बोलता, त्योहारों पे सब मिलकर उत्सव मनाते थे। लेकिन अब समय के साथ सब कुछ बदल गया था। अब गांव में सब अपने अपने में खो गए थे। पहले जब बच्चे बड़े होते थे तो माता पिता का आदर करते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया था। बच्चों के पास अपने माता पिता के लिए समय ही नहीं था। राजनाथ जी को याद था कि कैसे उन्होंने अपने बेटों को पढ़ाने के लिए खेतों में दिन रात मेहनत की थी।
सरला जी ने हमेशा उनके साथ मिलकर बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। जब विनोद ने कॉलेज में प्रवेश किया तब राजनाथ जी ने अपनी जमीन तक बेच दी ताकि उसकी पढ़ाई का खर्च उठा सके। विनय विनय जो हमेशा से होशियार था, उसने विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखा। राजनाथ जी और सरला जी ने उसे हर संभव मदद की, लेकिन जब विनय विदेश चला गया तो उसने अपने माता पिता को भूलना शुरू कर दिया। वह अपने नए जीवन में इतना व्यस्त हो गया कि उसके पास अपने पिता को फोन करने का भी समय नहीं था। सरला जी की मृत्यु के बाद राजनाथ जी का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। वह अब अकेले थे और दिन रात बिताना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। हर दिन सुबह उठकर वह दरवाजे के पास खड़े होते और दरवाजे की ओर देखते, मानो उनके बच्चे कभी न कभी आ जाएंगे, लेकिन यह सिर्फ उनका भ्रम था। फोन पर शालू, उनकी बहू, जब कभी बात करती तो उसकी आवाज में वह प्यार और स्नेह नहीं होता था जिसे राजनाथ जी सुनना चाहते थे। हर बार राजनाथ जी जब भी फोन करते तो विनोद हमेशा कहता, पापा बहुत काम है, मैं बाद में बात करूंगा। विनय का फोन भी कभी कभी ही आता था और वह भी केवल औपचारिकता के लिए। एक दिन राजनाथ जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। वह अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन न तो विनोद आए न ही विनय। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें अब आराम करने की ज़रूरत है। जब राजनाथ जी को होश आया तो उन्होंने देखा कि अस्पताल में उनके बगल वाले बेड पर एक बुजुर्ग आदमी था जिसके बच्चे उसके पास बैठे थे। उन्होंने उस आदमी से बातचीत की। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, राजनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बेटा, वह मेरी जिंदगी है, बुजुर्ग ने कहा। जब मैं बीमार पड़ा तो उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। राजनाथ जी के दिल में एक टीस हुई। उन्होंने सोचा, क्या मेरे बच्चे मुझसे इस तरह का प्यार नहीं कर सकते? यह सोचकर उनके दिल में एक खालीपन छा गया। अगले दिन राजनाथ जी अस्पताल से घर लौटे। वह सोचने लगे कि शायद उन्हें बच्चों के पास जाना चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, क्या वे मुझे चाहते हैं? क्या मैं उनके लिए बोझ नहीं बन जाऊंगा? समय बीतता गया और राजनाथ जी की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन जब वह अपने घर के आंगन में बैठे थे, अचानक उन्हें एक पुराना फोटो एल्बम मिला। उन्होंने उसे खोला और बचपन की तस्वीरों को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह यादें उनके बच्चों के साथ बिताए गए सुनहरे दिनों की थी। उन्होंने सोचा कि शायद एक बार फिर अपने बच्चों से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने विनोद को फ़ोन किया, लेकिन वह फिर से व्यस्त था। उन्होंने विनय को भी फ़ोन किया, लेकिन वही पुरानी कहानी थी। एक दिन राजनाथ को अपनी स्थिति का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि शायद उनका समय आ गया है। उन्होंने सोचा, मैं अब अपने बच्चों को क्या कह सकता हूँ? मैंने उनके लिए अपनी ज़िंदगी दे दी, लेकिन क्या वे मुझे याद करेंगे? अंत में राजनाथ जी ने अपने जीवन के अनुभवों को समेटने का फैसला किया। उन्होंने अपने बच्चों के नाम एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने यह भी लिखा अपने बच्चों के लिए कि वे कभी उन्हें बोझ नहीं समझेंगे और हमेशा उनका प्यार रखेंगे। उन्होंने उस पत्र को दरवाजे पर रखा ताकि जब उनके बच्चे आएं तो उन्हें पता चले कि उनके पिता ने उन्हें हमेशा अपने दिल में रखा था। एक दिन जब राजनाथ जी अपने आंगन में बैठे हुए थे, उनकी आंखों में नींद आ गई। उन्हें लगा
कि जैसे वह अपने बच्चों के साथ हैं। उनके मन में एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो वह अपनी संतान के साथ अपने जीवन के सभी संघर्षों को भूल गए हों। जब गांव के लोग उन्हें देखने आए तो राजनाथ जी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, लेकिन इस बार उनकी आंखें बंद थीं। वह इस दुनिया से जा चुके थे। उनके चेहरे पर एक शांति थी, मानो वह अपने जीवन की सभी पीड़ाओं को पीछे छोड़ चुके हों। गांव के लोग उन्हें देखकर रोने लगे। उन्होंने राजनाथ जी को एक महान पिता और एक अच्छे इंसान के रूप में याद किया। उन्हें समझ आ गया कि वास्तव में बूढ़ा पिता बोझ नहीं होता, वह हमेशा अपने बच्चों के लिए एक प्रेरणा बनकर रहते हैं। राजनाथ जी की अंतिम यात्रा के बाद गांव में एक सन्नाटा सा छा गया। लोग एक एक कर उनके घर आते और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते। उनके जाने के बाद उनकी कुर्सी पर बैठने वाला कोई नहीं था। उस कुर्सी पर अब केवल धूल की परत चढ़ गई थी। आज राजनाथ जी की यादें हवा में बसी हुई थी। विनोद और विनय दोनों ही अपने पिता की अंतिम समय में उनके पास नहीं रह पाए थे। उनकी आत्मा में एक गहरा अपराध बोध था। उन्होंने सोचा, क्यों नहीं हम पिताजी के पास गए? क्या उनके लिए हमारी व्यस्तताएं इतनी महत्वपूर्ण थीं? लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया था कि समय कितनी जल्दी बीत जाता है और उनकी अनदेखी ने उनके पिता को खो दिया। राजनाथ जी का घर अब खाली था, लेकिन उनके बच्चे अब अपने पिता की यादों में खोए हुए थे। विनोद और विनय दोनों ही अपने अपने जीवन में व्यस्त रहने के बाद भी अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए एक नया रास्ता खोजना चाहते थे। कुछ ही दिनों बाद विनोद और विनय से फोन पर कहा, भाई हमें कुछ करना होगा, हमें पापा का आदर करना चाहिए, उनकी यादों को जिंदा रखना चाहिए। विनय ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें पापा के नाम पर कुछ करना चाहिए। हम उनके लिए एक स्मारक बनवा सकते हैं ताकि उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहें। इस विचार ने दोनों भाइयों को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने पिता की याद में गांव में एक पुस्तकालय बनाने का फैसला किया, जहां गांव के बच्चे पढ़ सकें। राजनाथ जी हमेशा चाहते थे कि उनके बच्चे और अन्य बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। विनय जी ने मिलकर गांव के पंचायती कार्यालय से संपर्क किया और पुस्तकालय के निर्माण के लिए अनुमति ली। उन्होंने गांव के लोगों से सहयोग मांगा। लोगों ने भी उन्हें इस प्रयास में दिलचस्पी दिखाई। गांव के लोग राजनाथ जी को याद करते हुए अपनी अपनी कहानियां साझा करने लगे। पुस्तकालय का निर्माण धीरे धीरे शुरू हुआ। गांव के लोग मिलकर काम कर रहे थे। हर दिन विनोद और विनय पुस्तकालय की प्रगति की निगरानी करने के लिए आते। निर्माण के दौरान उन्होंने कई बार अपने पिता की बातें की, उनकी यादों को ताज़ा किया। एक दिन जब वे वहां काम कर रहे थे, विनोद ने कहा, भाई मैं अक्सर सोचता हूँ कि पापा ने हमें किस तरह बड़ा किया। उन्होंने कितने बलिदान दिए। अगर वह आज होते तो हमें देखकर कितने खुश होते। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पापा ने हमें हमेशा हमेशा यह सिखाया है कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। यह पुस्तकालय उनके लिए एक श्रद्धांजलि होगी। कुछ महीनों के कठिन परिश्रम के बाद पुस्तकालय का निर्माण हुआ। गांव में एक भव्य उद्घाटन समारोह किया गया। विनोद और विनय ने अपने पिता की याद में इस पुस्तकालय का उद्घाटन किया। सभी गांव वाले एकत्र हुए। राजनाथ जी के
पसंदीदा गीत गाए गए और उन्हें याद किया गया। विनोद और विनय ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर कहा, यह पुस्तकालय पापा की याद में है। यह उनकी शिक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उद्घाटन के दौरान विनोद ने भाषण देते हुए कहा, हम सभी जानते हैं कि हमारे पिता एक अद्भुत व्यक्ति थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन का असली अर्थ क्या होता है। आज हम उनके सपने को पूरा करने के लिए यहाँ हैं। हम चाहते हैं कि हर बच्चा यहाँ आकर पढ़े और आगे बढ़े। विनय ने कहा, हमने अपने पिता से सीखा है कि ज्ञान कभी बर्बाद नहीं होता। यह हमें सशक्त बनाता है और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अपने पिताओं का आदर करें और उन्हें कभी न भूलें। पुस्तकालय में बच्चों की भागीदारी बढ़ने लगी। बच्चे वहाँ खेलने और पढ़ने आते थे। गांव के बुजुर्ग लोग वहाँ भी बैठकर अपनी कहानियाँ सुनाते थे। राजनाथ जी की यादें हर जगह बसी हुई थी। बच्चों ने यहाँ आकर पढ़ाई करने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की और विनोद और विनय ने हर संभव मदद की। हर रविवार को एक विशेष दिन रखा गया जब गांव के बच्चे अपने बुजुर्गों से कहानियां सुनते थे। इस प्रकार राजनाथ जी की जीवन की नई कहानी नई पीढ़ी को सुनाने जाने लगी। दोस्तों, कहानी पूरा सुनने से पहले कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस कहानी पर अपनी राय देना भी ना भूलें। एक दिन विनोद और विनय एक बार फिर अपने पिता के बारे में बात कर रहे थे। विनोद ने कहा, भाई, अब जब मैं बच्चों को पढ़ते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि पापा जी हमें देख रहे हैं। उनका सपना सच हो रहा है। विनय ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, यह सब पापा की मेहनत का ही तो फल है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहें। उन्होंने तय किया कि वे हर साल एक विशेष दिन मनाएंगे जहां वे अपने पिता राजनाथ जी की याद में कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उन्होंने गांव के बच्चों को यह बताने का फैसला किया कि राजनाथ जी का जीवन कैसे उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कुछ वर्षों के बाद जब पुस्तकालय सफलतापूर्वक चलने लगा, विनोद और विनय ने अपने पिता की याद में एक किताब लिखने का निर्णय किया। उन्होंने अपने पिता की जिंदगी के अनुभवों को एकत्रित किया और पुस्तकालय में बच्चों के लिए एक विशेष अनुभाग बनाया। विनोद ने कहा, हमारी किताब का नाम होगा बूढ़ा पिता। इसमें हमारे पिता के जीवन की कहानी होगी और यह सभी बच्चों को प्रेरित करेगी। विनय ने कहा, यह किताब बच्चों को सिखाएगी कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। हमें अपने पिताओं की कद्र करनी चाहिए और उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजनाथ जी की यादें हमेशा उनके बच्चों के साथ रही। विनोद और विनय दोनों ने अपने जीवन में पिता के मूल्यों को आत्मसात किया। वे अपने बच्चों को भी वही शिक्षा देने लगे जो उनके पिता ने उन्हें दी थी। एक दिन विनोद का बेटा स्कूल से घर आया और उसने कहा, पापा, मैंने आज अपने प्रोजेक्ट में अपने दादाजी के बारे में लिखा है।
कि वह कितने अच्छे इंसान थे। यह सुनकर विनोद की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, दादाजी हमेशा हमारे साथ हैं, हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। विनोद और विनय ने सीखा कि जीवन में रिश्तों का कितना महत्व होता है। वे समझ गए कि बूढ़े पिता वास्तव में बोझ नहीं होते, क्योंकि पिता हमेशा पिता होता है, बूढ़ा नहीं, बल्कि वे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं, जो हमें अपने अनुभवों के माध्यम से सिखाते हैं कि जीवन में क्या मायने रखता है। राजनाथ जी की यादें आज भी उनके दिलों में जीवित है। जब भी वे अकेले होते हैं और अपने पिता के बारे में सोचते हैं, तो वे भीतर ही भीतर आत्मग्लानि से भर जाते हैं। इतना सब कुछ अपने पिता के लिए करने के बावजूद भी उनके मन को शांति नहीं थी। उनका दिल उनसे बार बार यह सवाल करता है कि आखिर ऐसी भी क्या व्यस्तता थी हमारी जीवन के इस आपाधापी में, अपने ऐसे पिता को हमने अकेला छोड़ दिया जो जीवन में बिल्कुल अकेले थे। अब वे इस सच्चाई को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को यह सिखाया कि जीवन की सच्ची धरोहर केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि प्यार और संबंधों में होती है। समापन समारोह में जब उन्होंने अपने पिता की याद में किताब का विमोचन किया, तो सभी गांव वाले एकत्रित हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे सभी जानते थे कि राजनाथ जी का जीवन केवल एक कहानी नहीं थी, वह एक प्रेरणा थी जो हमेशा जीवित रहेगी। इस प्रकार राजनाथ जी की यादें हमेशा के लिए उनके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों में बस गई। कहा जाता है ना दोस्तों कि का बरसा जब कृषि सुखाने, समय बीत पुनि का पछताने। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय बीत पुनि का पछताने। दोस्तों, इस कहानी के जरिए मैं पूरे समाज को यह संदेश देना चाहूँगी कि जब आपके पास आपके माता पिता या आपके बुजुर्ग हैं, अर्थात कृषि या फसल सूखने के बाद ऐसे बारिश का क्या फ़ायदा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से समय बीत जाने के बाद पश्चाताप का कोई लाभ नहीं होता है। दोस्तों, इस कहानी के जरिए मैं पूरे समाज को यह संदेश देना चाहूँगी कि जब आपके पास आपके माता पिता या आपके बुजुर्ग हैं, तो उनकी सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। नहीं पता कि कौन सा क्षण आखिरी हो। अंत में पश्चाताप करो, वह समय लौटकर वापस नहीं आ सकता। आपके सभी प्रयास असफल हो जाएंगे। इसलिए उनके जीवित रहते ही अपने सारे शौक को पूरा कीजिए। मृत्यु के बाद किसने क्या देखा, किसको क्या पता। अपने मन को सांत्वना देने के लिए भले ही आप चाहे कुछ भी कर लो, पर उसका कोई फायदा नहीं होता है। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी? और यदि मेरी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, अगर आप सब यह चाहते हैं कि मेरी कहानियाँ आप सदैव ऐसे ही सुनते रहें, तो आप सभी को लाइक और कमेंट्स तो करना ही पड़ेगा ना दोस्तों, जिससे मैं उत्साहित होकर आप सबके लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ लिख सकूं। आप लोग और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं? कृपया कमेंट्स करके
ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। यदि आपके आसपास भी इससे मिलती जुलती घटनाएं घटित हुई हों, तो देर किस बात की, मुझे लिख भेजिए। मैं उसे कहानी के रूप में परिवर्तित करके आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। मेरे द्वारा और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मित्रों, यदि आप सब यह चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में अपना और जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह का नाम अवश्य लिखकर भेजें, जिससे कि मैं कहानी में आपके नाम और उस जगह को बोल सकूं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। पर लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबके एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आप कमेंट्स करेंगे दोस्तों, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।